नमस्कार। आप सभी का बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग 15 अप्रैल 2021 से संबंधित प्रमुख करंट अफेयर्स के विषय में चर्चा करेंगे। यह क्लास एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, राज्यों के अंदर में जो अन्य परीक्षाएं होती हैं पुलिस महकमे से संबंधित, इसके अलावा बैंकिंग के अलग अलग एग्जाम्स, पीओ, क्लैरिकल, इसके अलावा राज्यों के अंदर में और भी दूसरे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी रहने वाली है। आइए स्टूडेंट्स, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेशनल अफेयर्स के सेगमेंट को। स्टूडेंट्स, समाचार है हमारे सामने, इंडिया रशिया कमिटेड टू S-400 डील। दरअसल भारत रूस से S-400 जो कि एक डिफेंस सिस्टम है, इसे खरीद रहा है और अमेरिका के द्वारा यह कहा जा रहा है कि वो काट्सा का फुल फॉर्म होता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इसके माध्यम से वो भारत के ऊपर में प्रतिबंध लगा सकता है। अब आप लोग ये जान लीजिए कि S-400 भारत के सुरक्षा तंत्र को बहुत मजबूती प्रदान करेगा। यह जो है एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। अक्सर प्रश्न आ जाते हैं, एयर टू एयर है, सरफेस टू एयर है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा यह कैसा है, सरफेस टू एयर है। इसमें कुछ अन्य बिंदु भी हैं, जैसे कि अमेरिका ने लगभग इसी के जैसा एक मिसाइल सिस्टम डेवलप किया है सुरक्षा तंत्र के संबंध में, जिसे हम लोग थार्ड के नाम से जानते हैं। अब थार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। और कुछ विशेषज्ञ ये कहते हैं कि ये जो S-400 है रूस वाला, ये थार्ड से भी बेहतर है। अब जब भारत और रूस के बारे में इतनी सारी बातें हो गई, खासतौर पर हमारा जो फोकस एरिया रहा वो S-400 रहा, तो निश्चित रूप से हम कुछ अन्य बातें भी देख लेते हैं यहां पर, जैसे कि भारत और रूस के बीच एक ट्राई सर्विस डिफेंस एक्सरसाइज होती है जिसे हम लोग इंद्र के नाम से जानते हैं। कुछ अन्य बिंदु भी हैं स्टूडेंट्स, जैसे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो कि भारत और रूस ने मिलकर के विकसित की है, उत्पादन कर रहे हैं इसका। इसके अलावा हमारे यहां पर अभी जो एकमात्र एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य, यह हमने रूस से ही लिया है। इसके अलावा परमाणु सक्षम पनडुब्बी चक्र 2, यह भी भारत ने रूस से ही ली है। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण जुड़ी हुई जानकारियां थीं जो कि मैंने आप लोगों को यहां पर दी। इन पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं जरा, और अभी हमारे देश के अंदर में कुछ वार्ताएं चल रही हैं और अभी कुछ घटनाक्रम भी घटा था समंदर के अंदर में, जहां पर हम लोगों ने इस बात को देखा कि किस तरीके से अमेरिकी नौसेना ने हमारे जलीय क्षेत्र के अंदर में एंट्री ली। अच्छा, अब इसी के बाद में एक ये बयान भी आया है यहां पर कि क्वाड नेवीज एंजॉय हाई डिग्री ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी। दरअसल ये बयान जो है हमारे नौसेना के जो प्रमुख हैं उनकी तरफ से दिया गया है कि क्वाड देश जो हैं, अब इसमें 4 देश शामिल हो गए, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। तो इन चारों देशों की जो नौसेनाएं हैं वो आपस में एक बेहतरीन समन्वय के साथ में आगे बढ़ रही हैं। यहां पर इस बात को भी उल्लेखित किया गया कि किस तरीके से चाइनीज नेवी बहुत तेजी के साथ में एक्सपेंशन कर रही है इस पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर में। और 2017 में चीन ने जिबूती, जो कि अफ्रीका के अंदर में एक क्षेत्र है, यहां पर अपना पहला विदेशी बेस आरंभ कर दिया था। अब देखिए, हिंद महासागर का क्षेत्र इतना बड़ा है कि एक अकेला देश इस पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर में निगरानी को नहीं लागू कर सकता है, तो निश्चित रूप से अन्य देशों की मदद की आवश्यकता पड़ेगी। और इस संदर्भ में भारत ने जो क्वाड को सहयोग देना शुरू किया है विशेष रूप से, वो हमारे काम में आएगा। अब निश्चित रूप से ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भारत को यहां पर एक मजबूती तो प्रदान करेंगी। आइए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और अगला समाचार है रायसीना टॉक्स
Foreign Minister Jaishankar said Indo-Pacific cooperation is a glimpse of recovery from Cold War. कोल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का वो समय जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच एक प्रकार का शीत युद्ध, मतलब हथियारों की दौड़, एक दूसरे को डराना, युद्ध का एकदम माहौल बना देना, इस पूरे घटनाक्रम को इतिहास के अंदर में शीत युद्ध या कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। बेसिकली स्टूडेंट्स, कोल्ड वॉर का जो सिद्धांत है वो डेटरेंस के ऊपर में काम करता है, या भया दोहन, हथियारों का खौफ दिखा करके, मिसाइलों का खौफ दिखा करके सामने वाले पक्ष को डराना, इसे हम लोग कहते हैं कोल्ड वॉर का समय। तो जयशंकर जी ने कहा कि अब जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों के बीच जो समन्वय दिखाई पड़ रहा है, यह इस बात को दिखा रहा है कि किस तरीके से दुनिया अब शीत युद्ध से बहुत आगे निकल चुकी है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन की बात होगी तो क्वाड की बात वर्तमान समय में निश्चित रूप से जोड़कर की जाएगी। और मैं आप लोगों को इसी से जोड़ करके बताऊंगा कि रूस जो है वो क्वाड को एशियन नाटो कह रहा है, कि ये एक किस्म का शक्तिशाली गठबंधन बनने जा रहा है एशिया के अंदर में, जिसके अंदर में सैन्य जो गठबंधन है उस पर अधिक जोर है। जयशंकर जी ने यहां पर कहा है कि देखिए ऐसा नहीं है, क्वाड जो पूरा समूह है इसके अंदर में हम लोग जो है वैक्सीन को ऑपरेशन वर्तमान महामारी के संदर्भ में, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से कैसे निपटेंगे, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनका कैसे लाभ उठा सकते हैं, सप्लाई चेन को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं जिसकी बहुत आवश्यकता है, इसके अलावा बढ़ते हुए आतंकवाद का मुकाबला मिल करके कैसे कर सकते हैं, समुद्री सुरक्षा के अंदर में किस प्रकार से सभी देश एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे जुड़े हुए बिंदु हैं। तो इसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि क्वाड जो है वो कोई सैन्य गठबंधन नहीं है। ये सारी बातें कहां पर हुई हैं? रायसीना डायलॉग के समय। अब देखिए, रायसीना डायलॉग की इतनी सारी बातें हम लोगों ने कर ली, तो जरा एक बारी देख लेते हैं कि व्हाट इज रायसीना डायलॉग। देखिए, दिस वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2016, 2016 में इसको आरंभ किया गया था। एक बड़ा अच्छा प्रश्न हो सकता है आपकी परीक्षा में कि रायसीना डायलॉग जो है इसको कौन संपन्न करवाता है। तो ज्वाइंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF, ये मिल करके इसको कराते हैं। अच्छा, रायसीना नाम कैसे? रायसीना हिल जो कि अरावली का विस्तार है दिल्ली के अंदर में, राष्ट्रपति भवन के पास का क्षेत्र पूरा, तो चूंकि ये पूरी वार्ता वहीं पर होती है रायसीना हिल के आसपास के क्षेत्रों में, तो इसीलिए इसको रायसीना डायलॉग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं नेशनल से निकल करके इंटरनेशनल अफेयर्स की तरफ। देखिए, नेटो टू एग्जिट अफगानिस्तान अलोंग विद US। अब हम लोग पिछले कई समय से इस बात को लगातार सुनते हुए चले आ रहे हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है और तालिबान इसे अपनी जीत के रूप में देख रहा है। तो यहां पर अराउंड 700 नॉन US फोर्सेस हैं जो कि बेसिकली कहां से है? नेटो से है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यहां से बेसिकली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जॉर्जिया, यहां के लोग भी हैं इसके अंदर में, और 2500 के आसपास जो है अमेरिका के भी सैनिक हैं यहां पर। और 11 सितंबर तक 2021 तक जो है ये लोग यहां से बाहर निकल जाएंगे। अब सुनिए, ये सब समाचार ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला कि यहां पर कितने जो है किस देश के सैनिक हैं, ये सब संख्याएं नहीं पूछी जाने वाली हैं आपकी परीक्षा में। जो महत्वपूर्ण समाचार है वो छिपा हुआ है, हम उसको निकालेंगे यहां से। और वो चीज क्या होगी? नेटो। नेटो वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए, अब चर्चा में आ गया है तो निश्चित रूप से और महत्वपूर्ण हो जाएगा फिर तो हमारे लिए। स्टूडेंट्स, ये जो नेटो है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आप लोग ठीक से याद रखेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। अब इसकी स्थापना क्यों की गई थी?
दरअसल 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद यूरोप के अंदर में पूर्वी यूरोप का जो क्षेत्र था वहां पर रूस की ताकत बहुत ज्यादा थी, क्योंकि पूर्वी यूरोप के जो देश थे जर्मनी के हमले से उनको रूस ने बचाया था। और अब यहां से तत्कालीन सोवियत संघ जिसे कहते थे उसकी जो विचारधारा थी साम्यवाद की विचारधारा कि निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए और सारी संपत्ति जो है मजदूरों और किसानों के हाथों में होनी चाहिए। अब उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहा था बहुत तेजी के साथ में वो अमेरिका, जो कि पूंजीवाद की विचारधारा के आधार पर आगे बढ़ रहा था। तो अमेरिका को अब यह लगना शुरू हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि सोवियत संघ पूरे यूरोप के अंदर में ही साम्यवाद को फैला दे। इसके अलावा यूरोप के अंदर में जो पूंजीवादी देश थे उनको भी भय था। तो इन सब लोगों ने मिलकर के एक संगठन तैयार किया, नाटो। इसका काम यह था कि यूरोप के अंदर में या नाटो के अंदर में जो देश शामिल हैं, अगर उनके ऊपर में कोई अन्य शक्ति हमला करेगी तो ये सब मिलकर के उसको जवाब देंगे। तो एक प्रकार का यह सैन्य सुरक्षात्मक गठबंधन हो गया नाटो। अब इसको आप लोग एशियन नाटो, जिसको रूस कह रहा है, क्वाड को उससे भी जोड़ के देख लीजिएगा। अब समझ में आ गया होगा आपको कि क्यों रूस जो है क्वाड को एशियन नाटो कह रहा है और हम उसका विरोध कर रहे हैं कि जी नहीं, ये एशियन नाटो नहीं है, ये एक सैन्य गठबंधन नहीं है क्वाड। तो अब मैंने आपको बताया अभी कि किस तरीके से नाटो की स्थापना हुई और मैंने वो बिंदु जो है वर्तमान घटनाक्रम से भी जोड़ दिए। दुनिया के अंदर में बहुत सारी सैन्य गतिविधियों को नाटो के देशों के द्वारा अंजाम दिया गया और जब अमेरिका के ऊपर में हमला हुआ, 9/11 वाली घटना घटी, तो उसके बाद में अमेरिका और जो नाटो देश रहे यहां पर, इन लोगों ने मिलकर के अफगानिस्तान में जो आतंकवादी थे उनके खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया। अब लगभग 20 साल होने वाले हैं पूरी घटना को और यहां पर जो है इन राष्ट्रों को जो सफलताएं प्राप्त हुई हैं, अब इनको लग रहा है कि अब यहां पर हम जो है रहना हमारे लिए अब लाभदायक नहीं है, अब हमारा जो उद्देश्य है पूरा हो चुका है। अब देखिए दो पक्ष हैं यहां पर। अब तालिबान कह रहा है कि देखो हम तो जीत गए और जो नाटो और अमेरिका है वो लोग कह रहे हैं कि देखिए हमारा काम खत्म हो चुका है यहां से। लेकिन ये पूरी दुनिया को निष्पक्ष रूप से दिखाई पड़ रहा है कि अमेरिका जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यहां पर गया था, पूर्ण रूप से वो उद्देश्य प्राप्त तो उसको नहीं हुए। आंशिक रूप से वो अपनी पीठ थपथपा जरूर सकते हैं। तो ये पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको एक शॉर्ट में यहां पर समझा दिया, तो पूरा घटनाक्रम आपको समझ में आ गया होगा। अब नेटो के संबंध में कुछ अन्य जो बिंदु हैं जरा उन पर भी ध्यान दे लीजिए। जैसे कि नेटो जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। और ये वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स। इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम की राजधानी कहां पर, ब्रुसेल्स के अंदर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। Various national and international personalities in news. So let's have a look. Former CEC कृष्णमूर्ति passes away. अब देखिए यहां से प्रश्न कैसे बन सकते हैं कि जीवीजी कृष्णमूर्ति जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनका संबंध किस क्षेत्र से था या कौन थे, ऐसे करके। कौन थे ये? फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और जो भारतीय चुनाव आयोग है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया और कहा गया कि जिस तरीके से कृष्णमूर्ति सर ने जो चुनाव आयोग के जो कानून हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उनको मजबूत करने में जो उन्होंने योगदान दिया था उसको लंबे समय तक याद किया जाएगा। अब कार्यकाल तो नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन एक रेफरेंस के लिए मैंने यहां पर लिख दिया है कि 1993 से 1996 तक इनका कार्यकाल रहा है। आगे जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। पोंजी स्कैमर बर्नी मैडॉफ इज डेड। दरअसल मैडॉफ जो है ये एक पोंजी स्कीम चलाने के जो है अपराध में इनको एक करीब 150 साल तक की सजा दी गई थी अमेरिका के अंदर में। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। खैर इसकी डेथ हो गई, ठीक है। पोंजी योजना के मास्टरमाइंड थे। पोंजी योजना क्या होती बताऊंगा मैं अभी आपको, बस आप 2 मिनट वेट कीजिए। ये जो मिस्टर मैडॉफ रहे हैं, एक जमाने में इनको निवेश गुरु, इन्वेस्टमेंट सेज के रूप में लोग मानते थे
और अमेरिका की बड़ी बड़ी हस्तियां, स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे डायरेक्टर्स, ये सब इनके क्लाइंट्स में थे। भांडा कब फूटा, कब मालूम चला कि ये तो घोटाला कर रहे हैं? दरअसल 2008 के अंदर में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तब जो है ये जो मिस्टर मैडॉफ थे, जो इन्वेस्टमेंट का जो अपना योजना को आगे बढ़ा रहे थे, वो सबके सामने खुल के सामने आया कि यहां पर तो फ्रॉड हो रहा था। लोगों ने जब पैसे मांगना शुरू किया, निवेशकों ने, तो ये पैसे दे ही नहीं पाए क्योंकि इनके पास पैसे थे ही नहीं। अब ये बार बार पोंजी स्कीम यहां पर आ रही है। अपने देश के अंदर में भी बड़े सारे घोटाले पोंजी स्कीमों के कई बार सामने आते रहते हैं। पश्चिम बंगाल वाले मामले ने तो पूरे देश की राजनीति को ही हिला के रख दिया था। तो पोंजी स्कीम में स्टूडेंट्स क्या होता है, जरा आप समझिएगा। देखिए, मान लीजिए ये बंदा है, इस पर्सन ने एक स्कीम शुरू की और कहा कि हम ये XYZ प्रोडक्ट है, इनको बेचेंगे, आप लोगों को ये सेल्स करनी है, और इस तरीके से जो है हम लोग एक बहुत बड़ा चेन सिस्टम बना लेंगे और सब लोग खूब पैसे कमाएंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन इसमें एक नियम रख दिया जाता है कि हम हैं टॉप पर, हमने इनको जोड़ा, फिर इन्होंने कुछ लोगों को और जोड़ा, तो इस तरीके से ये पूरा चैन बनता हुआ चला जाएगा। इस तरीके से पूरा चैन बनता हुआ चला जाएगा। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कि जो बॉटम पर जो लोग हैं उनसे जो पैसा आएगा, जो पैसा यहां से आ रहा है, ये पैसा किसी अन्य व्यक्ति को लाभ के रूप में, मुनाफे के रूप में दे दिया जाएगा, ये बोल करके कि देखिए आपने इतने लोगों को जोड़ा है, ये आपका मुनाफा है। तब लोगों को लग रहा है कि जी मुनाफा हो रहा है, लेकिन वास्तव में कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। निचले स्तर पर जो निवेशक है उसका जो पैसा है वो ऊपरी स्तर के लोगों को दिया जा रहा है, बस इतना ही हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है यहां पर। और मैडॉफ का ये फ्रॉड सामने आया 2008 में, उसके बाद केस चला, 150 साल की सजा हुई और अब इनकी मृत्यु हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज देखते हैं जरा इसमें। IRDAI proposes extension of regulatory sandbox guidelines by 2 years। तो जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने सैंडबॉक्स के लिए दिशा निर्देशों को 2 साल के लिए आगे बढ़ाया है। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि सैंडबॉक्स है क्या। व्हाट इज सैंडबॉक्स? एक्चुअली दिस इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय द बैंक to a fintech company to test products or services once they are ready and before they come to the market। अब यहां फिनटेक वर्ड को आप लोग समझिए। फिनटेक मतलब फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी। तो जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फाइनेंस के क्षेत्र में किया जाता है, कई सारे सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, ऐप बनाई जाती हैं, तो हो सकता है उनमें कुछ कमियां रह गई हो। तो सैंडबॉक्स के माध्यम से ये जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं, ऐप वगैरह होती हैं, इनको एक आधार प्रदान किया जाता है जहां पर वो अपनी कमियों को ढूंढ सकते हैं, पता लगा सकते हैं अपनी कमियों का। समझ गए स्टूडेंट्स? ताकि जब इनको लागू किया जाए तो वहां पर बड़े स्तर पर किसी नुकसान से बचा जा सके। यह है सैंडबॉक्स का पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेज की जरा बात कर लेते हैं। तो आज 15 अप्रैल है और इसे वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में मनाया जाता है। और स्टूडेंट्स, ये जो वर्ल्ड आर्ट डे है, ये लियोनार्डो दा विंची के सम्मान में जो है इसको तय किया गया। एक महान चित्रकार, वैज्ञानिक, कई सारी कलाओं में माहिर लियोनार्डो दा विंची, जिनका संबंध कहां से था? इटली से। इन्हीं की एक बड़ी बेहतरीन, बड़ी शानदार पेंटिंग है मोनालिसा। नाम कभी ना कभी सुना ही होगा आप लोगों ने। परीक्षाओं में भी प्रश्न निकल जाते हैं यहां से कि मोनालिसा जो पेंटिंग है वो किसने तैयार की? तो विंची ने। 2012 से इसको आरंभ किया गया और यूनेस्को के तत्वावधान में इसको आगे बढ़ाया जाता है। अब यूनेस्को के बारे में पिछली कुछ क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूं, तो अब ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि जरा यूनेस्को के ऊपर में आप लोग ध्यान दें,
कि उसका मुख्यालय कहां पर है, उसके प्रमुख कौन है, इस तरीके से उसका फुल फॉर्म क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जरा बातचीत कर लेते हैं। एज आई प्रोमिस्ड कि मैं आप लोगों को टाइम आने पर रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में कुछ जानकारियां दूंगा और मैं आज अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है इसे नोबल ऑफ एशिया कहा जाता है और रेमन मैग्सेसे जो थे ये फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे थे और उनके सम्मान में ही 1957 में इस अवार्ड को स्टैब्लिश किया गया था। अब देखिए, रेमन मैग्सेसे अवार्ड में जब भी आप किसी भारतीय को देखें तो थोड़ा विशेष रूप से उस पर ध्यान दें और मैं यहां पर एक एवरग्रीन पॉइंट आपको बताऊंगा और वो पॉइंट ये है कि भारत के अंदर में जिन्होंने सबसे पहले रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीता वो थे विनोबा भावे जी। जी हाँ, फ्रीडम फाइटर विनोबा भावे, भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे जी। और यहां तक कि जब रेमन मैग्सेसे अवार्ड सबसे पहली बार दिया गया था तो उस लिस्ट में और भी कई लोग थे और विनोबा भावे जी का भी नाम था। तो अगर यह प्रश्न यहां से भी निकल जाता है कि जब सबसे पहले रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया तो उसमें शामिल व्यक्तियों में निम्न में से किसका नाम शामिल था, तो हमारे लिए भारत का नागरिक ही महत्वपूर्ण है, तो विनोबा भावे जी का नाम आप लोग इस संदर्भ में याद रखें कि पहले भारतीय हैं। इसके अलावा जब पहली बार यह अवार्ड दिया गया था तो उस सूची में ही इनका नाम शामिल था 1958 के अंदर में। अब इसके बाद में जरा खेल रत्न अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। अब देखिए 2021 का जो अवार्ड है वो तो हम लोगों को अगस्त के महीने में मालूम चलेगा, लेकिन अब जो परीक्षाएं आप लोगों की उसके बीच में आयोजित होंगी तो वहां पर तो आंकड़ा 2020 वाला ही चर्चा में रहेगा। जब नया आंकड़ा आ जाएगा तो ये अपडेट हो जाएगा। फिर तो खेल रत्न अवार्ड के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातों को आइए जरा देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप इस बात को जानिए कि नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो हम लोग मेजर ध्यानचंद जी के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाते हैं 29 अगस्त। ये बात ध्यान रखिए नंबर 1 पर, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी। इसके बाद में अब अगर 2020 वाले अवार्ड्स की हम लोग बात करें, सबसे पहले बात आती है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स की। अब यहां पर ये 5 लोगों को 2020 में दिया गया था। श्री रोहित शर्मा जी क्रिकेट में, श्री मरियप्पन पैरा एथलेटिक्स में, मिस मनिका बत्रा टेबल टेनिस, मिस विनेश रेसलिंग दैट इज कुश्ती और मिस रानी हॉकी के अंदर में। तो इनके नाम आप लोग और इनके खेल किस कैटेगरी में इनको अवार्ड मिले हैं ये चर्चा में आ जाते हैं, तो आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। शुरू करते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न ऑफिशियली नोन एज द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ऑफिशियल नाम जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये है पूरा नाम और ये इंडियन रिपब्लिक का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्जुन अवार्ड पर आप लोग मत चले जाना घूम फिर के। राजीव गांधी अवार्ड इज द हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर। शुरुआत कब हुई? 91-92 में। और यह पुरस्कार जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार राशि की बात कर लें तो 25 लाख। और सबसे पहले यह अवार्ड जिनको मिला था वो थे विश्वनाथन आनंद जी, भारत के बेहतरीन चेस के खिलाड़ी, शतरंज। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स यहां से। अब अभ्यास प्रश्नों के सेगमेंट में आ चुके हैं और आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। मैं देखता हूं अधिकांश स्टूडेंट्स के जवाब बिल्कुल सही होते हैं और आप में से अगर किसी को भी कोई समस्या पेश आ रही है तो मैं एक ही सलाह दूंगा कि आप पीडीएफ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होता है आप उसको डाउनलोड कर लें, आप वीडियो को एक बार और देख लें और फिर इन अभ्यास प्रश्नों के जवाब देने की आप कोशिश किया करें। निश्चित रूप से आप बेहतरीन तरीके से लगभग सभी प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, काटसा सैंक्शंस आर इम्पोज्ड बाय विच कंट्री? काटसा प्रतिबंधों को किस देश द्वारा लगाया जाता है? तो ऑप्शंस हैं आपके ब्रिटेन, भारत, रूस, अमेरिका।
अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ नाटो इज लोकेटेड? नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल्स, वियना, न्यूयॉर्क, लंदन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, इन विच ईयर रायसीना डायलॉग वाज स्टार्टेड? किस वर्ष में रायसीना वार्ता का आरंभ हुआ था? 2015, 2018, 2016, 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेवीजी कृष्णमूर्ति पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही? जेवीजी कृष्णमूर्ति जिनका हाल में निधन हुआ है वो कौन थे? फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फॉर्मर आर्मी चीफ, भूतपूर्व सेना प्रमुख, फॉर्मर सीवीसी, भूतपूर्व सीवीसी, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, सैंडबॉक्स गाइडलाइंस आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सैंडबॉक्स दिशा निर्देशों का संबंध निम्न में से किस से है? टू फाइनेंस, वित्त से, टू एजुकेशन, शिक्षा से, टू ओशन, समुद्र से, टू स्पेस, अंतरिक्ष से। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेटेड इन हुज मेमोरी? विश्व कला दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? लियोनार्डो दा विंची, राफेल, रविंद्रनाथ, रवि वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, मिस विनेश इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? सुश्री विनेश का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती, शतरंज। तो बहुत आसान प्रश्न हो गया, आप तुरंत इसका जवाब देंगे। आगे बढ़ते हैं, विच इज हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया? भारतीय गणतंत्र का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार, ध्यान सिंह पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इनमें से कोई नहीं। बहुत ध्यान से आंसर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ रेमन मैग्सेसे अवार्ड? रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, राजागोपालाचारी, विनोबा भावे। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के प्रथम विजेता कौन थे? अभिनव बिंद्रा, कपिल देव, विश्वनाथन आनंद, सचिन तेंदुलकर। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही, आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। शुक्रिया।